तो फंडामेंटल का आज का हमारा ये आखिरी क्लास होगा और इसमें सारे क्वेश्चन कवर किए जाएंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है। हमें असत्य को देखना है। ये कह रहा है ये उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने की शक्ति देता है। तो अनुच्छेद 32 उच्चतम न्यायालय को देता है, जबकि उच्च न्यायालय 226 के तहत रिट जारी करते हैं। ये गलत हो जाएगा। अगला कह रहा है यह भारतीय संविधान के भाग 3 में सम्मिलित किया गया है, इसलिए यह एक स्वयं मूल अधिकार है। ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है डॉक्टर अम्बेडकर ने इसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। ये भी सही हो जाएगा, उन्होंने आत्मा कहा है। और जहाँ किसी मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है वहाँ व्यथित व्यक्ति अनुच्छेद 32 के परिवाद का अधिकार नहीं कर सकता। ये भी सही है। अगर आपका मूल अधिकार का हनन नहीं हो रहा और आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो वो आपकी पहुंच सुप्रीम कोर्ट तक नहीं हो पाएगी जब तक कि आपके मूल अधिकारों का हनन न हुआ। इस वजह से अनुच्छेद 32 मूल अधिकारों के हनन के लिए उपचार प्रदान करता है, साथ ही यह एक स्वयं में मूल अधिकार है। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट व्यक्ति के मूल अधिकारों के उल्लंघन पर रिट जारी कर सकता है, वहीं उच्चतम न्यायालय 226 के तहत रिट जारी करने का अधिकार रखता है। अनुच्छेद 32 के द्वारा जो अधिकार प्रदान किया गया है वो स्वयं में ही एक मूल अधिकार है और इसके अलावा ये मूल अधिकारों के हनन होने पर सुप्रीम कोर्ट को जाने का अधिकार भी रखता है। इसके अलावा यह भाग 3 में दिया गया है और साथ ही यह मूल अधिकारों का प्रवर्तन भी होता है। हमने पढ़ा था कि आप मूल अधिकारों को लागू कराया जा सकता है न्यायालय के द्वारा। वहीं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया और कहा कि एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थहीन है, यह संविधान की आत्मा और हृदय है। संविधान द्वारा अनुच्छेद 32 के अंतर्गत केवल मूल अधिकारों की ही गारंटी दी गई है, अन्य अधिकारों की गारंटी नहीं है। गैर मूल संवैधानिक अधिकार, असंवैधानिक अधिकार और लौकिक अधिकार ये सब अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी नहीं किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता के अधिकार में निम्नलिखित में कौन से अधिकार सम्मिलित हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सम्मिलित है, शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार सम्मिलित है, देश में कहीं भी आने जाने और बसने का अधिकार सम्मिलित है और कोई भी काम धंधा करने व पेशा चुनने का अधिकार शामिल है। तो आंसर डी हो जाएगा सभी। अगला क्वेश्चन है भारत में सैन्य विधि जिसे मार्शल लॉ कहते हैं के संदर्भ पे देखना सही कथन को। पहला कह रहा है इसे जर्मनी के संविधान से लिया गया है, ये गलत हो जाएगा। इसको इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। दूसरा कह रहा है इसे भारतीय संविधान में परिभाषित किया गया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 34 में बात मार्शल लॉ की की गई है, लेकिन इसको परिभाषित नहीं किया गया। तो आंसर डी होगा, ना तो एक और ना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संदर्भ में कौन सा अधिकारों और कर्तव्यों के बीच सही संबंध बता रहा है। पहला कह रहा है अधिकार कर्तव्यों के साथ सह संबंधित हैं, सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है अधिकार व्यक्तिगत हैं अतः समाज और कर्तव्यों से स्वतंत्र हैं, ये गलत हो जाएगा, स्वतंत्र नहीं है। और ये व्यक्तिगत सामाजिक होते हैं अधिकार, व्यक्तिगत होने के साथ साथ नागरिक के व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकार न कि कर्तव्य महत्वपूर्ण है। दोनों महत्वपूर्ण है। कर्तव्य के साथ अधिकार जब होता है या अधिकार के साथ जब कर्तव्य होता है तो नागरिक का व्यक्तित्व का विकास अच्छे तरह से हो पाता है। राज्य के स्थायित्व के लिए कर्तव्य न कि अधिकार जरूरी है, ये भी गलत हो जाएगा। कर्तव्य और अधिकार दोनों जरूरी है, आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन रिट के संदर्भ में देखना है कौन सा कथन सही नहीं है, असत्य को देखना है। पहला कह रहा है उत्प्रेषण संबंधित व्यक्तियों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ जारी किया जाता है, यह सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है अधिकार परीक्षा संबंधी रिट की मांग केवल पीड़ित व्यक्ति द्वारा की जाती है, ये गलत हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सार्वजनिक पदों पर बैठे
अधिक अथॉरिटी से को जो है अधिकार परीक्षा जारी किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है प्रतिषेध संबंधी रिट को न्यायिक और अर्ध न्यायिक दोनों प्राधिकरणों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। ये भी सही हो जाएगा। आंसर हमसे गलत पूछा तो भी सही होगा। प्रतिषेध के अंतर्गत क्या होता है, यह उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को या अधिकरणों को, न्यायालय या फिर अधिकरण दोनों को अपने उच्च न्यायिक कार्यों को करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। केवल निवारक होने के नाते यह रिट सिर्फ न्यायिक और अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध ही जारी किया जा सकता है। ठीक है, तो यह एक प्रकार से यह प्रशासनिक प्राधिकरणों, विधायी निकायों और निजी व्यक्तियों या निकायों को उपलब्ध नहीं है। किसको उपलब्ध है? न्यायालय को उपलब्ध है। उत्प्रेषण यह उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को या अधिकरणों को लंबित मामलों के स्थानांतरण को सीधे या फिर पत्र के द्वारा जारी किया जाता है। इसके अतिरिक्त न्यायिक क्षेत्र या न्यायिक क्षेत्र की कमी या फिर कानून में खराबी होने के आधार पर भी उत्प्रेषण जारी किया जा सकता है उच्च न्यायालय के द्वारा। 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि उत्प्रेषण व्यक्तियों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले प्रशासनिक अधिकरणों के खिलाफ भी जारी किया जा सकता है, लेकिन विधिक निकायों और निजी व्यक्तियों या इकाइयों के विरुद्ध नहीं जारी किया जा सकता। अगला है रिट अधिकार परीक्षा। इसका शाब्दिक अर्थ होता है प्राधिकृत या वारंट के द्वारा। इसमें क्या होता है, न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालय में दायर अपने दावे की जांच के लिए जारी किया जाता है। अतः यह किसी व्यक्ति के द्वारा लोक कार्यालय की अवैध या अनाधिकृत ग्रहण करने को रोकता है। अगर कोई लोक कार्यालय को, पब्लिक ऑफिस को अनऑथराइज रूप से उस पद को ग्रहण करता है और उसके मिसयूज करता है, तो यह अधिकार परीक्षा को वारंटो न्यायालय के द्वारा जारी किया जाएगा और पूछा जाएगा कि आप किस अथॉरिटी, बाय व्हिच अथॉरिटी यू आर सिटिंग ऑन हियर। तो यह एक प्रकार का रिट है। इसे किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा जारी किया जा सकता है, ना कि पीड़ित व्यक्ति द्वारा। इसमें ज़रूरी नहीं है कि पीड़ित व्यक्ति ही जारी करे, इसमें कोई भी व्यक्ति जाके न्यायालय के द्वारा अधिकार परीक्षा अनुच्छेद 32 के तहत या 226 के तहत जारी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में गारंटित मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं केवल राष्ट्रीय आपात उद्घोषणा के द्वारा, संसद द्वारा पारित अधिनियम के द्वारा, भारत के संविधान में संशोधन के द्वारा, उच्चतम न्यायालय के न्यायिक निकायों के द्वारा। तो जब राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा होती है उसी समय फंडामेंटल राइट को निलंबित किया जा सकता है। अनुच्छेद 358 के अनुसार केवल युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण संपूर्ण भारत में या भारत के किसी भाग में घोषित आपात में अनुच्छेद 19 के द्वारा जो 6 मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं स्वतः निलंबित हो जाते हैं। किसके द्वारा? अनुच्छेद 358 के द्वारा। लेकिन अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह आपात उद्घोषणा के दौरान आदेश निकालकर घोषित कर सकता है कि भाग 3 में शामिल कौन से मूल अधिकार निलंबित होंगे। लेकिन एक बात यहाँ और देखना है कि अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं होंगे। आप 6 के 6 जितने भी मूल अधिकार हैं सबको निलंबित कर दीजिए 359 के तहत, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। और अनुच्छेद 358 के तहत आर्टिकल 19 द्वारा जितने भी 6 मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं वो स्वतः निलंबित हो जाते हैं। यह निलंबन आपात उद्घोषणा की संपूर्ण अवधि के लिए भी हो सकता है और या फिर उससे कम के लिए भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कथन देखना है। पहला कह रहा है किसी भी व्यक्ति के द्वारा किए गए आपराधिक उल्लंघन को पूरी जनता के विरुद्ध माना जाता है। सही है। आपराधिक उल्लंघन की स्थिति में मुकदमा पीड़ित व्यक्ति की तरफ से राज्य द्वारा दाखिल किया जाता है। ये भी सही है। शिकायतकर्ता को एक FIR की एक नकल प्राप्त करने का कानूनी अधिकार है, जिसे कॉपी कहते हैं। ये भी सही है। तो डी हो जाएगा, सभी सही हो जाएंगे।
अगला क्वेश्चन है, सही कथन देखना है। पहला कह रहा है मौलिक अधिकार के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों की अधिकार द्वारा अन्य मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाया गया है। अनुच्छेद 32 के तहत सही है। डॉक्टर अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा व हृदय कहा। ये भी सही है। अभी दोनों पढ़े, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें देखना है कौन सा युग्म सही सुमेलित है। इसमें पहला कह रहा है प्रतिज्ञा पत्र। प्रतिज्ञा पत्र कानूनी बाध्यता वाले ऐसे नियम व सिद्धांत हैं जिनके हस्ताक्षरकर्ता देश समूह संधि द्वारा बाध्य होते हैं। ये सही है। अगला समन है। समन किसी व्यक्ति के लिए न्यायालय के समक्ष पेश होने का आदेश होता है। ये भी सही है। नेक्स्ट रिट है। उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया गया औपचारिक लिखित आदेश होता है। ये भी सही है। एमनेस्टी की बात की जाए तो मानव अधिकारों के लिए काम करने वाले इंटरनेशनल कार्यकर्ताओं का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ये भी सही है। तो सभी सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों की अधिकार अनुच्छेद 32 की बात कर रहा है के संदर्भ में हमें सही कथन देखना है। पहला कह रहा है डॉक्टर अंबेडकर ने इस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है। सही है। इसके अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में पहले उच्च न्यायालय जाने का अधिकार होगा, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय। ये गलत हो जाएगा। जब हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है तो हम उच्च न्यायालय न जाकर डायरेक्ट उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं। तो आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने के लिए न्यायालय कौन सी रिट जारी करता है। न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करता है और वो कहता है कि भैया आपने जिसको जो गिरफ्तार किया है उसको लाओ और बताओ उसकी गिरफ्तारी का कारण क्या है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत होता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश देता है। यदि गिरफ्तारी का तरीका या कारण गैर कानूनी या असंतोषजनक है तो गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ने का आदेश भी दे सकता है। अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा कोई सार्वजनिक पदाधिकारी है और यह अपने कानूनी तथा संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा। इस स्थिति में न्यायालय कौन सा रिट जारी करेगा। इस स्थिति में न्यायालय परमादेश जारी करेगा। आंसर बी सही होगा। तो परमादेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा और इसे किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं तो परमादेश जारी कर देता है। किसी निचली अदालत द्वारा जब अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण कर किसी मुकदमे की सुनवाई किया जाता है तो न्यायालय द्वारा कौन सी रिट जारी किया जाती है। जैसे कि हाई कोर्ट है, कोई भी किसी भी स्टेट का हाई कोर्ट है और वह अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर हटके दूसरे हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में जाकर जो है मुकदमे की सुनवाई करता है या ऐसे क्षेत्र में जाकर मुकदमे की सुनवाई करता है जो उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत आता है, तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट निषेध आदेश पारित करके जो है एक रिट जारी करती है और जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालत उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय या उसे ऐसा करने से रोकने के लिए निषेध आदेश जारी करता है। प्रतिषेध। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो जाता जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है तो ऐसी स्थिति में न्यायालय कौन सी रिट जारी करेगा। ऐसी स्थिति में न्यायालय अधिकार परीक्षा जारी करेगा। आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें हमें असत्य देखना है। पहला कह रहा है कि न्यायालय ने संपत्ति के अधिकार को संविधान के मूल ढांचे का तत्व माना है, बेसिक स्ट्रक्चर का। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि संपत्ति का अधिकार तो फंडामेंटल राइट वचन है, अब ये विधिक अधिकार है और इस पर
पार्लियामेंट संशोधन कर सकती है, तो ये मूल ढांचे का तत्व नहीं माना गया। अगला 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से निकालकर अनुच्छेद 301 के अंतर्गत सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया। दूसरा सही हो जाएगा। हमसे असत्य पूछा, आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक संवैधानिक अधिकार है जिसे पीड़ित व्यक्ति द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत लागू करवाने के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय नहीं जाया जा सकता? वह सामान्य मुकदमे की भांति अनुच्छेद 226 के उच्चतम न्यायालय के रिट क्षेत्र अधिकार के तहत उच्च न्यायालय जाया जा सकता है। पहला है, विधि के प्राधिकार के सिवाय कोई कर ना तो लगाया जाएगा और ना ही संग्रहित किया जाएगा। ये सही हो जाएगा। अगर इस पर कुछ हो रहा तो अनुच्छेद 226 के तहत हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। दूसरा, विधि के प्राधिकार द्वारा सुरक्षित किसी व्यक्ति की संपत्ति से उसे वंचित नहीं किया जाएगा। दूसरा भी सही हो जाएगा। हमें सिर्फ यहाँ यह देखना है कि फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो सारे रिट अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट के द्वारा जारी किए जाएंगे, और अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है तो अनुच्छेद 32 के तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। भारतीय क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और लेन देन के स्वतंत्र से होगा। ये भी इसको 226 के तहत जारी किया जा सकता है। लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। ये भी हो जाएगा। आंसर डी होगा, सभी होंगे। भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों के अतिरिक्त संविधान के अन्य भागों में कुछ अन्य अधिकार भी हैं जिन्हें संवैधानिक अधिकार या विधिक अधिकार या गैर मौलिक अधिकार कहा जाता है, और इन्हें न्यायालय के माध्यम से लागू कराया जा सकता है, लेकिन भाग 3 के मौलिक अधिकारों की भांति ये न्यायसंगत नहीं है। इसलिए हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट न जाकर हाई कोर्ट से रिट जारी करा सकते हैं। अगला क्वेश्चन संवैधानिक लक्षणों पर है और हमें सही कथन का देखना है कौन सा सही कथन है। पहला, गोलकनाथवाद में यह मत व्यक्त किया गया कि संसद द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता, लेकिन केशवानंद भारतीयवाद में गोलकनाथवाद का निर्णय को पलट दिया गया। अब मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। ये सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है, केशवानंद भारतीयवाद में 13 न्यायाधीशों की पीठ अब तक की सबसे बड़ी न्यायाधीशों की पीठ है। अब इसके बाद बनेगी तो 15 न्यायाधीशों की बनेगी। इसने आधारभूत संरचना की संकल्पना प्रस्तुत की तथा न्यायिक पुनर्विलोकन को भारत के संविधान की आधारभूत संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर का भाग माना। दूसरा सही हो जाएगा। तो दोनों सही हो जाएंगे, 1 और 2। गोलकनाथ के निर्णय के पूर्व उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया था कि हमारे संविधान का कोई भी ऐसा भाग नहीं है जिसका संशोधन नहीं किया जा सकता। संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन अधिनियम पारित करके संविधान के किसी भी उपबंध मूल अधिकार, चाहे वह मूल अधिकार हो चाहे अनुच्छेद 368 भी हो, इसको भी संशोधन किया जा सकता है। उसके बाद आया गोलकनाथवाद। गोलकनाथवाद में 11 न्यायाधीशों की पीठ बनी थी। इससे पूर्व जो भी निर्णय लिया गया था उसको गोलकनाथवाद में उलट दिया गया और यह मत व्यक्त किया गया कि अनुच्छेद 368 में कोई अभिव्यक्त अपवाद नहीं है, किंतु मूल अधिकारों की प्रकृति ही ऐसी है कि वे अनुच्छेद 368 में उपबंधित संशोधन प्रक्रिया के अधीन नहीं आ सकते। उसके बाद संसद ने 24वां संविधान संशोधन किया और चौबीसवां संविधान संशोधन अधिनियम पारित करके गोलकनाथ निर्णय को निष्प्रभावी कर दिया गया। इस संशोधन को केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में फिर से चुनौती दी गई। इसके बाद केशवानंदवाद में 24वां संविधान संशोधन अधिनियम को विधिमान्य बनाते हुए गोलकनाथ के वाद को फिर से एक बार उलट दिया गया और कहा गया कि मूल अधिकारों को संशोधित किया जा सकता है, लेकिन साथ ही
केशवानंदवाद में आधारभूत संरचना का सिद्धांत भी अपनाया गया। इसके अलावा केशवानंदवाद में अब तक की सबसे बड़ी पीठ बनी थी, जिसमें 13 न्यायाधीश थे। अगला क्वेश्चन हमें सही कथन देखना है। पहला कह रहा प्रतिषेध की रिट केवल विधायी या कार्यपालिका संबंधी कृत्यों के विरुद्ध जारी की जा सकती है, ये गलत हो जाएगा। न्यायिक या अर्ध न्यायिक प्राधिकरण के विरुद्ध जारी किया जाता है, इस वजह से गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा उच्चतम न्यायालय या न्यायिक हैसियत में काम करते हुए किसी मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश के विरुद्ध परमादेश जारी नहीं किया जा सकता, ये सही हो जाएगा। एक उच्च न्यायालय दूसरे उच्च न्यायालय को रिट जारी नहीं कर सकता, ये भी सही हो जाएगा। आंसर 2 और 3 बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में वर्णित संवैधानिक उपचारों के अधिकार, अनुच्छेद 32 की बात कर रहा है, कौन सा कथन सही है देखना है। पहला कह रहा है इसके तहत न्यायपालिका को मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने की शक्ति दी गई है, ये सही हो जाएगा। फिर कह रहा है संविधान में संशोधन करके इस अधिकार को छीना जा सकता है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद 32 स्वयं में एक मूल अधिकार है और दूसरी बात यह है कि ये मूल अधिकारों की रक्षा करता है, तो इसको संशोधन के द्वारा छीना नहीं जा सकता। नेक्स्ट कह रहा है मूल अधिकारों तथा मूल कर्तव्यों को इस अधिकार के अधीन लागू कराया जा सकता है। मूल अधिकारों को लागू कराया जा सकता है लेकिन मूल कर्तव्यों को नहीं लागू कराया जा सकता, ये भी गलत हो जाएगा। आंसर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है परमादेश रिट के बारे में सही कथन देखना है। पहला कह रहा कि यह मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए है, सही है। दूसरा कह रहा है यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को सशरीर उपस्थित करने संबंधी अधिकार हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये तो बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत होता है। नेक्स्ट कह रहा है इसे केवल प्रशासनिक अधिकरणों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है, ये गलत हो जाएगा। न्यायिक या अर्धन्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध भी जारी किया जा सकता है, आंसर ये सही होगा। अगला क्वेश्चन है पहला है अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं, ये गलत हो जाएगा। नागरिकों के विरुद्ध नहीं, राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे होते हैं। अधिकार वे विशेषाधिकार हैं जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट होते हैं हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, ये भी गलत हो जाएगा। अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं, ये सही हो जाएगा। अधिकार अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों के विशेष अधिकार होते हैं, अधिकांश नागरिकों, ये भी गलत हो जाएगा। सबके अधिकार होते हैं, तो आंसर सी सही होगा। नागरिक अधिकारों का अर्थ वे मूल स्वतंत्रताएं हैं जिनका उपयोग नागरिक कर सकता है, और यदि इन अधिकारों के उपयोग में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न हो तो वह न्यायालय अथवा प्रशासनिक अधिकरणों की सहायता से उनके उपभोग की सुविधा प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं, न कि नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में कौन से समुदायों को धार्मिक मूल अधिकार अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में मान्यता प्राप्त है। यहूदी को नहीं प्राप्त है, ईसाई को प्राप्त है, जैन को प्राप्त है, सिख को प्राप्त है, कबीर पंथी को नहीं प्राप्त है, आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा अधिकार केवल भारतीयों को प्राप्त है। विधि के समक्ष समानता, ये गलत हो जाएगा, भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। लोक नियोजन के विषय में समानता का अधिकार, ये सही हो जाएगा, ये सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ये भी सही हो जाएगा, ये भी सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। धर्म की अभिवृद्धि के लिए प्रयास करने की स्वतंत्रता, ये गलत हो जाएगा, ये भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। आंसर 2, 3 सी सही हो जाएगा। अब एक तरफ कुछ शब्द दिए हुए हैं एक सूची में और दूसरी सूची में उनकी परिभाषाएं दी हुई हैं, इसको समझते हैं कौन सा सही है। संज्ञेय, संज्ञेय का मतलब है पुलिस को अदालत की अनुमति के बिना गिरफ्तार की छूट है। अगर कोई संज्ञेय अपराध होता है तो वहाँ पुलिस अदालत के पास पहले अनुमति लेने नहीं जाएगी, बिना वारंट के ही उसको
गिरफ्तार कर लेगी, ये सही हो जाएगा। निष्पक्ष का मतलब पक्षपात रहित होता है, तो ये न्यायसंगत व्यवहार, ये भी सही हो जाएगा। जिरह पक्ष विपक्ष के वकीलों द्वारा पूछताछ करना होता है कोर्ट में, ये भी सही हो जाएगा। और हिरासत या डिटेंशन, पुलिस द्वारा किसी को गिरफ्तार किया जाना हिरासत या डिटेंशन होता है, डी भी सही हो जाएगा, सभी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है समानता के अपवाद, जिसमें कहा गया है कि विधि के समक्ष समता का नियम निरपेक्ष नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है, के संदर्भ में सत्य कथन देखना है। किसी न्यायालय में राष्ट्रपति के खिलाफ कोई भी आपराधिक कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती, सही हो जाएगा। अगला, पदभार ग्रहण करने से पहले या बाद में राष्ट्रपति द्वारा उसकी क्षमता में किया गया कोई भी कृत्य उसे 2 माह की नोटिस देने के पश्चात ही प्रश्नगत किया जा सकता है, ये गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति और राज्यपाल के पद पर रहते हुए किसी भी न्यायालय से उनके कारावास की कोई आदेश जारी नहीं किया जा सकता, ये भी सही हो जाएगा। आंसर है और 1 3 होगा। विधि के समक्ष समानता का अधिकार निरपेक्ष एब्सोल्यूट नहीं है, इसके लिए कई संवैधानिक और अन्य प्रकार के अपवाद लागू होते हैं, जैसे अनुच्छेद 361। इसके अंतर क्या होता है, भारत के राष्ट्रपति तथा राज्यों के राज्यपाल को अपने दायित्वों को निभाने के लिए कुछ विशेष विमुक्तियां प्राप्त, जिसे प्रिविलेज कहते हैं, प्राप्त होती हैं। ये अपने कार्यकाल के दौरान लिए गए कार्य संबंधी निर्णय के लिए किसी भी न्यायालय में पद पर रहने के दौरान किसी भी प्रकार की आपराधिक कार्रवाई नहीं चलाई जा सकती, क्योंकि सारे निर्णय मंत्रिपरिषद के होते हैं। अगला, राष्ट्रपति या उपराज्यपाल पर उसके कार्यकाल के दौरान व्यक्तिगत सामर्थ्य से किए गए किसी कार्य के लिए उनकी पदावधि समाप्त होने के पहले या बाद में किसी भी न्यायालय में दीवानी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। यदि इस प्रकार का कोई मुकदमा चलाया जाना है तो उन्हें उनकी सूचना देने के 2 माह के बाद ही ऐसा किया जा सकता है। पहले 2 माह के पहले आप सूचना दो, उसके बाद उन्हें सिविल मुकदमा चलाओ। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों के साथ संघ बनाने की स्वतंत्रता के संदर्भ में सही कथन देखना है। पहला, यह संघ आरंभ करने का अधिकार प्रदान करता है, ठीक है, आप आरंभ कर लो। दूसरा, लोक व्यवस्था और सदाचार वह आधार हो सकते हैं जिन्हें संघ बनाने की स्वतंत्रता पर युक्त प्रतिबंध आरोपित करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है, ये भी सही है। तीसरा, संघ बनाने की स्वतंत्रता के अंतर्गत संघ के लिए मान्यता प्राप्त करने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। नहीं भैया, इसको तो हमने मौलिक अधिकार में नहीं पढ़ा, आंसर 1 और 2 हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन अधिकारों का भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का हिस्सा माना जाता है। तो अनुच्छेद 21 बहुत विस्तारित हो चुका है और अधिकतर फंडामेंटल राइट अब हमारे अनुच्छेद 21 के तहत ही आते हैं और हम लोग उसका लाभ लेते हैं। पहला, आजीविका का अधिकार है, विदेशी यात्रा का अधिकार है, बेड़ियों के विरुद्ध अधिकार है, उपयुक्त जीवन बीमा नीति का अधिकार भी है और सबसे बड़ी प्रतिष्ठा का अधिकार भी है। तो सभी हिस्सा माने जाएंगे, सभी सही हो जाएंगे। मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 का वाद था। इस मामले के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई निर्णयों के माध्यम से अनुच्छेद 21 का विस्तार अत्यंत व्यापक बना दिया, जिनमें मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार होगा, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार होगा, आजीविका का अधिकार होगा, निजता का अधिकार होगा, स्वास्थ्य का अधिकार होगा, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार होगा, एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार होगा, निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार होगा, त्वरित यानी तुरंत सुनवाई का अधिकार होगा, देर से फांसी दी जाती है तो उसके विरुद्ध अधिकार होगा। अभी सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी के हत्यारे को जो है ये बोलकर कि इनको फांसी देने में देरी हो गई है और अभी तक इन्होंने सज़ा जेल में रहकर काटी है, तो उन्हें रिहा कर दिया गया आर्टिकल 21 के तहत। सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार है, अब आप किसी को सार्वजनिक फांसी नहीं दे सकते हो। विदेश यात्रा का अधिकार है, मेनका गांधीवाद में हुआ था। बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध अधिकार है और हिरासत में उत्पीड़न न
करने के उत्पीड़न के विरुद्ध भी अधिकार है। अगर आप हिरासत में हो तो पुलिस आपके साथ उत्पीड़न नहीं कर सकती। और निष्पक्ष सुनवाई का भी अधिकार हो जाएगा। इसके अलावा महिलाओं का शालीन व गरिमापूर्ण आचरण पाने का अधिकार होगा। सुनवाई का अधिकार होगा, राइट टू हियर, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार होगा, RTI एक्ट लाए। प्रतिष्ठा का अधिकार होगा, सामाजिक और आर्थिक न्याय और सशक्तिकरण का अधिकार होगा आर्टिकल 21 के तहत। जीवन बीमा पॉलिसी का अधिकार होगा, शयन का अधिकार होगा, यानी सोने का अधिकार होगा, रात में आपको पुलिस परेशान नहीं कर सकती है। और ध्वनि प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार होगा। ये सारे अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत आ जाते हैं। तो अनुच्छेद 21 मेनका गांधीवाद से अधिक विस्तारित हो गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 जो स्वतंत्रता का अधिकार देता है के अंतर्गत देखना है कौन सा कथन सही है। पहला कह रहा है ये अधिकार केवल राज्य की कार्यवाही के विरुद्ध उपलब्ध है, सही है। और ये अधिकार भारत के नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है, ये गलत होगा, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। अनुच्छेद 19 तो आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों के विषय में सही कथन देखना है। मौलिक अधिकार नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्रदान करके राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करने का एक प्रयास है, यह सही हो जाएगा। मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए संसद और राज्य विधानसभा दोनों कानून बना सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। मौलिक अधिकारों के संबंध में सिर्फ संसद ही अधिकार कानून बनाने का रखती है अधिकार, आंसर ये सही हो जाएगा। और मूल अधिकार का अंतिम क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के संदर्भ में सही कथन देखना है। पहला कह रहा है विधि के समक्ष समता एक नकारात्मक अवधारणा है, जबकि विधि के समान संरक्षण एक सकारात्मक अवधारणा है, यह सही हो जाएगा। विधि के समक्ष समता की अवधारणा ब्रिटिश मूल की है, जबकि विधियों के समान संरक्षण की अवधारणा अमेरिका मूल की है, ये भी सही हो जाएगा, दोनों सही हो जाएंगे। विधि के समक्ष समता एक नकारात्मक अभिव्यक्ति है, जिसका अर्थ है कि कानून के सामने विभिन्न व्यक्तियों में से किसी प्रकार का विभेद नहीं किया जाएगा, अर्थात कुछ व्यक्तियों को अन्य व्यक्तियों की तुलना में किसी प्रकार के विशेषाधिकार नहीं दिए जाएंगे। विधियों का समान संरक्षण एक सकारात्मक अभिव्यक्ति है, क्योंकि इसमें संरक्षण शब्द के माध्यम से बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को कानून तक पहुंच बराबर होनी चाहिए। तो फंडामेंटल आज से यहाँ ख़त्म होता है।